देखिए, मई में चुनाव के बाद, जून में नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है 19 नवंबर, आज 9 दिन के बाद ही मैं पहली ई दिशा कमेटी करने के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला। डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी जिले के जो अधिकारी हैं लगभग 40 की संख्या में सब लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा थे, तो 30 एजेंडा सबके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसमें शहरी भी होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं, हर एक विभाग के होते हैं। तो ऐसे सब विभागों के जो एजेंडे के ऊपर चर्चा होने के बाद पहली बात तो है कि मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमारे जिले के अधिकारी एक एक विषय को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ कहीं कठिनाई आती है उसको हल करने के लिए अपनी ओर से आगे ये प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, पिछले योजना का लगभग काम पूरा हो चुका है। बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में से कोई शेष बची है, अन्यथा सबको 3 किस्तें ग्रामीण में जा चुकी हैं। शहरी में भी काम पूरा हो चुका है। केवल कुछ 100 ऐसे हैं जिनके कागज पूरे नहीं थे। अगर उनके कागज पूरे होंगे तो पिछली योजना में, नहीं तो नई योजना फिर से आज जो इस जिले के लिए, क्योंकि पूरे देश भर के लिए 6 लाख मकान इस वर्ष बनाने की पहली घोषणा हमने कल की है दिल्ली में ही। उसमें से यहाँ जो करनाल जिले में लगभग 1000 मकान पहली किस्त में तुरंत उनके सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद 1000 मकान अभी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। अगली किस्तों में इससे भी ज्यादा मकान आने वाले हैं क्योंकि अभी पूरी योजना का 6% ही आया है और इसके और 15-16 गुना तक मकान जो आगे मिलने की संभावना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जितने भी पहले से हमने यहाँ साझा बाजार की उद्घाटन किया था, आज योजना मुझे पता लगी बड़ा अच्छा वो चल रहा है, उसी को डबल करने के बाद आज मैंने कही है कि उसके अंदर और कोटा केबिन बना करके उसको डबल किया जाए और भी किसी स्थान के ऊपर संभावना हो, खास करके किसी और शहर में असंध है, नीलोखेड़ी, गरोंडा, वहां भी साझा बाजार इस प्रकार के बनाया जाए। अच्छा ये प्रयोग है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लगभग कंप्लीट हो गए। मार्च तक जो बचे हुए प्रोजेक्ट है उस पर काम चालू है, वो भी जो है और पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार CSR के माध्यम से आज मैंने घोषणा की है कि यहाँ 160 स्कूलों में कंप्यूटर्स की जरूरत है। वो सब कंप्यूटर्स लगभग 4 करोड़ रुपया CSR फंड से और जिले को दिलाया जाएगा ताकि यहाँ 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो कंप्यूटर्स की जरूरत है वो कंप्यूटर की योजना को लाभ मिल सके। सभी अधिकारियों से मैंने कहा है कि आपस में समन्वय बिठा करके और इन योजनाओं का और सबको लाभ मिले, अच्छा इस प्रकार का काम करना चाहिए। सेवा भाव से काम करें, कर्मचारी बन करके नहीं, बल्कि परिवार में एक गरीब सदस्य कोई होता है उसके लाभ के लिए सेवा भाव की भावना बना करके उसको काम करें। विवाह शगुन योजना का एक विषय आया था तो मैंने ही एक सुझाव दिया है। सुझाव वास्तव में उसको क्रियान्वित करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। वहां भी मैं चंडीगढ़ जाकर बताऊंगा कि जो विवाह होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है और बाद में कई महीने तक पैसा मिलता नहीं है, तो विवाह शगुन योजना विवाह से पहले ही कोई 50% पैसा उनको दिलाने की ऐसी योजना बनाएंगे ताकि विवाह पर समय से अपना खर्च कर सके। शेष विवाह के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको 50 वर्ष बाद में मिलेगा। एक जानकारी मुझे मिली है अभी, मैं उस जानकारी को प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है कि करनाल सेक्टर 32 का जो लड़का बालक अंशुल कंबोज, उसने रणजी ट्रॉफी में एक ही मैच के अंदर 10 विकेट लिए, एक ही पारी में 10 विकेट लिए। ये बहुत बड़ी एक बात एक खिलाड़ी के लिए है। मैं अंशुल कंबोज और उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके जो कोच हैं उनको खेल सिखाते हैं उनको भी बधाई देता हूँ और इस प्रकार से प्रेरणा बाकी खिलाड़ियों को भी उनसे लेनी चाहिए। सर सवाल, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर केंद्र सरकार की क्या, देखिए एक बहुत गंभीर मसला है और इसके ऊपर सभी विभाग मिल करके और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सख्त हुआ है कि ग्रेड 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि ना हो तब तक अब कोर्ट की
इजाजत के बिना ग्रेफ 4 को हटाया नहीं जा सकता। और इसमें कई फैक्टर्स हैं इस प्रदूषण के, कोई केवल एक प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है इसके अंदर। जहां बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती हैं कि यहाँ ज्यादा जल गया, वहाँ ज्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया है इसमें। पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी थी हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है, इसमें हरियाणा में मात्र 1118 केस ऐसे हैं जो पराली के जलाने के मिले, जबकि पंजाब के अंदर ये 9600 केस, अर्थात 8 गुना से भी ज्यादा केसेस पंजाब में हुए हैं। ये नहीं होने चाहिए। फिर भी कोई कठिनाई आती है तो सब मिल करके इसको ठीक करें, क्योंकि ये प्रदूषण केवल यहाँ का विषय नहीं है। कल मैं मैप पर देख रहा था, जहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब के लुधियाना में और कहीं थोड़ा अन्य स्थानों पर भी है, वहीं बांग्लादेश में दिल्ली के बराबर और ऐसे ही लाहौर में लगभग 1500 AQI का जो आंकड़ा ये छू गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। दिल्ली भी लगभग 1400 छुआ है, बांग्लादेश में भी छुआ है। तो इन सब देशों को, प्रदेशों को सीमाओं से अलग हट करके मिल करके कुछ ना कुछ करें, ताकि मानवता के नाते से जो कठिनाई लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव न पड़े। 6 दिसंबर को किसान जा रहे हैं सर दिल्ली बिना वाहन के। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे 6 दिसंबर को। देखिए, शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना ये हर किसी का एक मौलिक अधिकार है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विषय इतना ही है कि किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन नहीं करें कि कोई प्रदर्शन को ऐसा हिंसात्मक किया जाए या इसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामने भी कोई हथियार माउंट करके ले जाया जाए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसके लिए अपने आप स्वीकार किया है कि हम ट्रैक्टर और उसके आगे जो बांध करके हथियार बांध लेने वाली जो बात थी उसको विदा करते हैं, उसके अनुसार नहीं जाएंगे। और कोई अन्य साधनों से, पैदल से जाएगा तो मुझे नहीं लगता उसमें कठिनाई आएगी। हाँ, एक प्रक्रिया होती है कि कहाँ वो प्रदर्शन करेंगे, उस स्थान की अनुमति वहाँ जो है संबंधित जो विभाग है उनसे वो लेनी होती है, वो लेंगे और जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं। प्रतिपक्ष नई विधानसभा पर पंजाब की आपत्ति है, इस पर क्या? देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। जमीन के बदले जमीन उसकी ऑफर की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है, और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है। और जो जमीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने, चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ जमीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीजें लगभग वर्बली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट, वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली है। इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है और डिलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहां तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन, विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई जमीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में जमीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है। कोई फ्री में जमीन नहीं ली जा रही और न ही कोई जमीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की जमीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं। सारा विषय है जमीन का बदला जमीन से हो रहा है, कोई ऐसा फ्री ले रहे ऐसा नहीं। प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने कहा है कि बाप बेटा जो आप लोग कटाक्ष करते हैं अक्सर, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसका उन्होंने जवाब दिया। ऐसा है कि केवल वही जुड़े हुए ऐसा नहीं है, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही हमारा कहना है, उनको सुझाव है वो करें जो मर्जी, उनकी अपनी पार्टी जो मर्जी करें, लेकिन सुझाव ये है कि पार्टी में लोकतंत्रता लेकर के आए। लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं,
हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए हमारा कहना है कि कभी भी एक परिवार की कोई अगर संस्था पार्टी बन के चलती है तो लोकतंत्र में उचित नहीं होता। धन्यवाद।